हाँ भाई, वह पहलवान तो जोड़ीदार कहाँ है रे? है अकेला? अच्छा, चलो करें स्टार्ट। POI, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट ईयर के हैं, आपकी चॉइस है। अगर ऑलरेडी नोट्स है तो उसमें देखते रहना, नहीं हो तो बना लो, बस चलने दो फिर। अपन तो प्रॉपर तरीके से बनाएंगे ना, है ना? जिनके पास नहीं है बनाओ, अपना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा अब सुनो यार, इस साल जो है ना, जेंटी के क्वेश्चन की वेटेज और ज्यादा बढ़ेगी, कि जिस हिसाब से सिलेबस में रिडक्शन हुआ है, तो उस हिसाब से लग रहा है क्वेश्चन इस बार 30 पार जाएंगे, है ना? और लेंथी पोर्शन है काफी, चलेगा तो यार 2 महीने लगभग। देखते हैं, जनवरी आ जाएगा, जनवरी खत्म हो जाएगा तो क्या जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, है ना? मेरे हिसाब से सर बायोमोलिक्यूल भी है ना, बायोमोलिक्यूल भी है ना, जो मैं पढ़ा दूंगा वो है। तो मैं तो सब कुछ ही पढ़ा दूंगा, सब कुछ सिलेबस में। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी है? अच्छा एक काम करेंगे ना, सुनो सुनो, उसको कोई स्पेशल क्लास में सेट कर लेंगे, ऐसे सेट कर लेंगे, है ना? कुछ स्पेशल क्लास भी चल रही है इस बार, अभी फिजियो तो पैरेलल में चल ही रही है, प्लांट फिजियो भी चल रही है, ठीक है, एक्सेल में चल रही है। चलिए स्टार्ट। POI, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। स्टार्ट बच्चों, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, है ना? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या होती है? कंबाइंड स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कंबाइंड स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, कंबाइंड स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है। अब इनमें से हेरिडिटी क्या है और वेरिएशंस क्या है, दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। तो पहले बात करते हैं हेरिडिटी, लिखते चलेंगे साथ साथ, जिनको नोट्स बनाने हैं साथ साथ लिखते चलो, है ना? जिनके पास ऑलरेडी है कोई इशू नहीं है, हल्का फुल्का करेक्शन दिखे या कोई नई चीज दिखे तो नोट कर लेना, वैसे आएगी नहीं। जो पुराने नोट्स रटे वही तो चलेंगे, पुरानी यादों के साथ। अब पुरानी यादों के साथ रिजल्ट नया रखना। हाँ पता लगा, रिजल्ट भी पुराना याद रखा हुआ है? जो पुरानी यादें थी उसने तो रिजल्ट बिगाड़ा, अब तो नई याद ला। पुरानी तो दीदी बन गई, अब तो नया कुछ कर, है? चलिए स्टार्ट। हेरिडिटी, स्टार्ट बच्चों। इट इज द, नहीं बच्चों, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन to the next generation, study of transmission of character from one generation to the next generation, or from parent to the offspring, study of transmission of character from one generation to the
next generation or from parent to the offspring depend upon phenomena like begets like. Depend upon phenomena like begets like. like begets like का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर. ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर टू देयर पेरेंट. लाइक बिगेट्स लाइक का मतलब क्या है? जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट. ठीक है, अब बोर्ड पर आओ. सबसे पहले यहां पे अपने एक वर्ड उठाते हैं सिमिलर. हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर है या हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हैं? हम आइडेंटिकल. जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल दो अलग अलग वर्ड है. इन जनरल हम दोनों को सिनोनिम लेते हैं, है ना. सिमिलर आइडेंटिकल को हम सिनोनिमिक ले लेते हैं, बट जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल अलग अलग वर्ड है. हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं या हम अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल हैं? ये क्लास में जितनी भी मेरी पॉपुलेशन है, इसमें जितने भी मेंबर्स की मैं बात करता हूं, बेसिकली हम सारे मेंबर सिमिलर हैं या नहीं है? है ना. बट हम सब आइडेंटिकल नहीं है. सिमिलर डजंट मीन आइडेंटिकल. सिमिलर डजंट मीन. जैसे हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम आर सिमिलर और आर आइडेंटिकल? नहीं, सिमिलर. नॉट द सिमिलर विद रेस्पेक्ट टू द करेक्टर. सिमिलर विद रेस्पेक्ट टू करेक्टर बट नॉट द ट्रेट. नॉट द ट्रेट. जैसे हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है ना. इस क्रोमोसोम पर यहां पर करेक्टर का जीन है. मान लेते हैं यहां पर हाइट का जीन है. किसका जीन है? हाइट का. यहां पर आई कलर का जीन है और यहां पर स्किन कलर का जीन है. इज इट क्लियर? तो इसी तरह का एक क्रोमोसोम हमारे पास और है, उसमें भी यहां पर किसका जीन है? हाइट का. यहां पर किसका जीन है? आई कलर का. और यहां किसका जीन है? तो क्या इन दोनों क्रोमोसोम पर सेम कैरेक्टर के जीन है या नहीं है? तो मैं क्या कहूंगा, ये दोनों क्रोमोसोम क्या है? होमोलोगस. क्या है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम आर दोज क्रोमोसोम हैविंग जीन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. सिमिलर. अब मान लो बच्चों यहां पर कैपिटल टी है तो यहां पर स्मॉल टी है. यहां पर क्या है? तो यहां क्या है? तो कैरेक्टर सेम है या कैरेक्टर अलग है? लेकिन ट्रेड सेम है या ट्रेड अलग है? तो ये सिमिलर है या ये आइडेंटिकल है? ये आइडेंटिकल. तो होमोलोगस क्रोमोसोम आर दैट क्रोमोसोम हैविंग जीन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. बोर्ड पर देखो सारे बच्चे ना, लिखाने वाली चीज सारी मैं लिखूंगा ना, बोर्ड पर समझो. इज इट क्लियर? तो हमारे शरीर में हर एक क्रोमोसोम दो पर होता है. कितनी बार होता है? इनमें से एक कहां से आता है? फादर से. और एक कहां से आता है? इसका मतलब हमें हर एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन मिलते हैं? दो. उनमें से एक कहां से आता है? फादर. एक कहां से आता है? हम फादर से मैच करेंगे, हम मदर से मैच करेंगे या किससे मैच करेंगे? नहीं, डिपेंड करेगा हमें दोनों में से किससे डोमिनेंट मिला है. किससे? जिस करेक्टर के लिए आप फादर से मैच कर रहे हो, क्या आपका रियल ब्रदर, रियल सिस्टर उसी करेक्टर के लिए मदर से मैच कर सकते हैं? समझ में आ गई बात? उसी करेक्टर के लिए आपका रियल ब्रदर या रियल सिस्टर मदर से भी तो मैच. मतलब दो सगे भाई है. कैसे बोतले बजा रहा है भाई? दोपहर में मत बजा यार, शाम को तो जस्टिफाई होती है ना. दो भाइयों में से एक की हाइट बहुत अच्छी है तो क्या जरूरी है कि दूसरे की हाइट भी अच्छी होगी? दूसरी की हाइट कम हो सकती है. इसका मतलब ये दोनों सगे भाई नहीं है या नहीं है? ये तो रैंडम काम है ना यार. ये काम तो रैंडम है. इज इट क्लियर? कई बार माँ बाप दोनों की हाइट बहुत अच्छी होती है लेकिन बच्चे की हाइट कम रह जाती है. बच्चे की हाइट. और कई बार उल्टा हो जाता है यार, माँ बाप की हाइट कम है, बच्चा खत्म होने में नहीं आ रहा.
ऐसा होता है नहीं होता? ये सारा काम रैंडम है, ये सारा काम रैंडम है। ठीक है, घरों में एक दादी नाम का आइटम होता है, वो तांडव जरूर मचाता है, बट उसको थोड़ी पता है जेनेटिक्स क्या है। समझाएंगे तो थप्पड़ मार सकती है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी। तो ध्यान में, सिमिलर और आइडेंटिकल दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर या आइडेंटिकल? नॉट द, बट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर द आइडेंटिकल। सिस्टर क्रोमेटिड आर, अब ये एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम में यहां पर एक डीएनए था बच्चे, कितना डीएनए था? अब इसका रेप्लिकेशन हुआ, क्या हुआ इसका रेप्लिकेशन होने से इसने अपने जैसा एक डीएनए और बना दिया। अब इस क्रोमोसोम के अंदर कितने डीएनए हो गए? और एक डीएनए का मतलब बच्चों एक क्रोमेटिड। अब इस क्रोमोसोम में कितनी क्रोमेटिड है? तो क्या ये दोनों क्रोमेटिड आइडेंटिकल है या नहीं है? ये दोनों क्रोमेटिड, तो ये क्या कहलाएंगी? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगी? तो याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम आर द आइडेंटिकल और सिमिलर, बट सिस्टर क्रोमेटिड आर द। तो फिर दिमाग लगा लो सारे बच्चे, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, सिस्टर में या नॉन सिस्टर में? सिस्टर में क्या फायदा है? क्योंकि सिस्टर तो आइडेंटिकल है, सिस्टर तो, यहां तक क्लियर? तो हम अपने पेरेंट्स के सिमिलर हैं या हम उनके आइडेंटिकल हैं? हम उनके आइडेंटिकल, और हो भी नहीं सकते। हो भी क्यों नहीं हो सकते? कारण क्या है? हम क्या है? और ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? वो बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे? और जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, वहां वेरिएशन आएंगी ही आएंगी, ये यूनिवर्सल नियम है। डन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन क्यों आएंगी? कारण क्या, तुम में से कौन बताएगा? क्रॉसिंग ओवर, बस। सेग्रीगेशन से वेरिएशन नहीं आती मेरी जान, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किससे आती है? इंडिपेंडेंट। और तीसरा अभी भी भूल रहे हो बच्चों, रैंडम फर्टिलाइजेशन। रैंडम भी तो वेरिएशन लाएगा या नहीं लाएगा? तो जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, जब कभी ऑफस्प्रिंग की बात आएगी, तो ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं? फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये कभी भी आइडेंटिकल, आप और आपका रियल ब्रदर आइडेंटिकल है या सिमिलर है? वो भी आइडेंटिकल नहीं हो सकता। मतलब कहने का सिंपल सा भाव ये है कि आपके जैसा वर्ल्ड में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप अपने आप में यूनिक हो, क्यों? आपका डीएनए यूनिक है। आपके जैसा डीएनए वर्ल्ड में किसी दूसरे के पास, और जिसका हो सकता है वो है नहीं, और अब होगा भी नहीं। आपका मोनोजैगोटिक ट्विंस हो सकता है अब? वो तेरी अगली जनरेशन होगी लाला। मैं तेरा ट्विंस पूछ रहा हूं, तेरे बच्चे तेरे ट्विंस नहीं है। वो तेरे कर्मों का पश्चाताप है। समझ गए ना? चलिए, आई बस, इज क्लियर यहां तक? अब दूसरा वर्ड, आओ बच्चे बोर्ड पे आओ। अब दूसरा वर्ड है, एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है कि हेरिडिटी में और इनहेरिटेंस में क्या अंतर है? हेरिडिटी क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रोसेस। हेरिडिटी इज द, एंड इनहेरिटेंस इज द, जिस प्रोसेस से करेक्टर जाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो एनसीईआरटी की लाइन है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज द, अगर इनहेरिटेंस ही नहीं है तो हेरिडिटी कहां से आ जाएगी? समझे बात? हम बेसिकली देखा जाए तो क्या स्टडी करें? इनहेरिटेंस। क्या स्टडी करें? हमारा चैप्टर क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर क्या हमारा? प्रिंसिपल ऑफ, कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, मतलब करेक्टर कैसे पास होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। और उसकी स्टडी को क्या कहेंगे हम? हेरिडिटी। तो लिखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, it is the process, it is the process
by which character are transmitted. It is the process by which character are transmitted from one generation to the next generation. It is the process by which character are transmitted from one generation to the next generation. Inheritance is the basis of heredity. Inheritance is the basis of heredity. ये बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा बनकर, है ना। हमें पहला स्टेटमेंट क्या दे दिया, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसमिटेड, और रीजन क्या दे दिया, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। स्टेटमेंट बेस्ड है। इज इट क्लियर? पहली बार क्लियर है। अब आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, dissimilarity among the individual of same species. Dissimilarity among the individual of same species, they are very important always present work as a raw material for evolution. They are very important, always present, work as a raw material for evolution. अच्छा बताओ, क्या इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन का आना जरूरी है या नहीं है? अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन होगा नहीं होगा? अगर इवोल्यूशन नहीं है तो पॉपुलेशन स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी, सर्वाइव करेगी या एक्सटिंक्ट हो जाएगी? क्या सर्वाइवल के लिए उसका वेरिएशन आना जरूरी है? वेरिएशन कंटिन्यूअस भी हो सकती है, और वेरिएशन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, रेगुलर या सडन। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब, रेगुलर वेरिएशन का कारण क्या है, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां हमेशा केवल मियोसिस होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, और जहां मियोसिस होगा वहां हमेशा इंडिपेंडेंट और काम करेंगे। मियोसिस से क्या बनेंगे, गैमिट्स। अब गैमिट्स का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्पेसिफिक होता है या रैंडम होता है? फर्टिलाइजेशन। तो क्या इन सबसे वेरिएशन आएंगी नहीं आएंगी? बट इनमें एक फीचर कॉमन होगा कि वेरिएशन जरूर आएंगी, बट यहां जीन पूल कांस्टेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में कोई नया जीन इंट्रोड्यूस, कोई नया ट्रेट, कोई नया एलील इंट्रोड्यूस, नया जीन या नया ट्रेट किसके कारण आएगा? तो यहां म्यूटेशन के कारण जीन पूल कांस्टेंट रहेगा या जीन पूल बदलेगा? तो अगर क्वेश्चन पूछे अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो आंसर क्या जाएगा? क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्टिलाइजेशन या म्यूटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएंगी नहीं आएंगी? जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, जीन पूल बदलेगा, कोई नया जीन आएगा नहीं आएगा, कोई नया करेक्टर, कोई नया ट्रेट, कोई नया एलील, कोई नया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, यहां जीन पूल चेंज नहीं होता, एग्जिस्टिंग जीन पूल में नया कॉम्बिनेशन आता है, एग्जिस्टिंग जीन पूल से नया कॉम्बिनेशन आता है। जैसे हम सिंपली मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं ना, मेंडल ने दो करेक्टर लिए थे ना, सीड शेप के साथ क्या लिया था, सीड कलर। सीड शेप में क्या लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर में येलो एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो का क्रॉस किससे कराया था,
रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो F1 के अंदर सारे क्या आए थे? राउंड एंड। F1 की सेल्फिंग कराकर जब F2 बनाई थी तो क्या F2 में राउंड एंड येलो था या नहीं था? राउंड एंड ग्रीन था। रिंकल्ड एंड येलो था। रिंकल्ड एंड ग्रीन था ना? क्या राउंड एंड येलो मेंडल ने यूज किया था या नहीं किया? क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन यूज किया? क्या राउंड एंड ग्रीन मेंडल ने लिया? क्या राउंड एंड ग्रीन आया? क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया? क्या रिंकल्ड एंड ग्रीन आया? अब इस सभी को भूल जाओ, केवल इस पे ध्यान दो। क्या इस पॉपुलेशन में राउंड है या नहीं है? क्या राउंड का होना कोई नया फीचर है? क्या ग्रीन है या नहीं है? क्या ग्रीन का होना नया फीचर है? क्या रिंकल्ड है या नहीं है? रिंकल्ड का होना नया फीचर है? कोई नया फीचर नहीं है। कोई नया करेक्टर है या नहीं है? कोई नया ट्रेट? कोई नया करेक्टर? कोई नया ट्रेट? कॉम्बिनेशन किसके कारण है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब वो नया कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण है या वो क्रॉसिंग ओवर के कारण है, वो बच्चों डिपेंड करेगा कि इन दोनों करेक्टर का जीन सेम क्रोमोसोम पर है या वो अलग क्रोमोसोम पर है। अब आप मेरे को समझा दो, अगर दोनों का जीन सेम क्रोमोसोम पर होता है तो कारण क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर। और यहां कारण क्या रहेगा? यहां कारण क्या रहेगा? यहां कारण क्या रहेगा? तो मेंडलिज्म में कारण क्या था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या क्रॉसिंग ओवर? और मॉर्गन में? मेंडलिज्म में और मॉर्गन में? one of the favorite question, in case of Mendelian, recombinant are formed due to the independent assortment. In case of linkage, recombinant are formed due to the, लेकिन जीन पूल में कोई चेंज है या जीन पूल कांस्टेंट है? कांस्टेंट जीन पूल में भी वेरिएशंस आएंगी या नहीं आएंगी? वेरिएशन आएंगी। आइदर ड्यू टू द कांस्टेंट जीन पूल में वेरिएशंस आएंगी नहीं आएंगी? आइदर ड्यू टू द और ड्यू टू द, और अगर म्यूटेशन होगा तो भी वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगी? लेकिन म्यूटेशन के कारण क्या कोई एक नया जीन आएगा नहीं आएगा? तो जीन पूल कांस्टेंट रहेगा, जीन पूल बदलेगा। अब जीन पूल को म्यूटेशन के साथ साथ माइग्रेशन भी बदलता है। ये आपके इवोल्यूशन का पॉइंट है बच्चों। जीन पूल बदलने में केवल म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है, केवल माइग्रेशन या दोनों? लेकिन अगर एक आंसर निकालना पड़े तो आंसर क्या जाएगा? व्हाई नॉट द माइग्रेशन? माइग्रेशन से जीन पूल तो बदलेगा, लेकिन वो गिवन पॉपुलेशन के लिए नया जीन होगा, नेचर के लिए नया जीन नहीं होगा। समझे? और म्यूटेशन हुआ तो नेचर के लिए नया जीन आएगा। अब जैसे यहां पर अपनी एक पॉपुलेशन है, मैं कहता हूं यहां जितने भी मेंबर है ना, सभी के पास आईओ है। मतलब इसके अंदर मेरे पास केवल क्या है? आईओ है। बाहर से 20 मेंबर आ गए ए बी ब्लड ग्रुप वाले, तो उसके बाद मेरे पास इस पॉपुलेशन में आईओ के साथ साथ आई ए और आई बी भी आ गया। तो मेरा जीन पूल नैरो हो गया, वाइड हो गया, नया जीन आ गया नहीं आ गया? तो जीन पूल बदल गया नहीं बदल गया? लेकिन आई ए आई बी इस पॉपुलेशन के लिए नया है, नेचर के लिए नया। नेचर में तो पहले से था, लेकिन पॉपुलेशन के लिए नेचर में नया कब आएगा? तो हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन? बिकॉज इट चेंज द, और म्यूटेशन से नेचर में। अब सिंपल सी सारी कहानी खत्म करो। अगर म्यूटेशन नहीं होता, अगर म्यूटेशन नहीं होता ना, तो हमारी पॉपुलेशन में केवल वाइल्ड जीन होते। केवल क्या होते? और अगर केवल वाइल्ड होते तो हमारा जीन पूल नैरो होता है या जीन पूल ब्रॉड होता? अगर नैरो होता उसमें वेरिएबिलिटी, तो सर्वाइबिलिटी, तो पॉपुलेशन सर्वाइव करती है, एक्सटिंक्ट होती है। और हम जानते हैं सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो सारे मरेंगे या कुछ बच जाएंगे? हाँ, दो चार तो मरेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन पॉपुलेशन तो बच गई ना यार। तो पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उसका जीन पूल नैरो होगा या उतना वाइड होगा? और जितना वाइड होगा उसके सर्वाइवल के चांस उतने। अच्छा, आपने इकोलॉजी में भी सक्सेशन पढ़ा, माइग्रेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेशन। फिर दूसरा याद करो, सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर द टू पैरेलल प्रोसेस। सक्सेशन एंड एवोल्यूशन आर द टू,
क्यों? कौन सर्वाइव करेगा? जो अडेप्टेड है। जो अडेप्टेड है वो सर्वाइव करेगा नहीं करेगा? और जो अडेप्टेड नहीं है वो सर्वाइव करेगा या खत्म होगा? क्या सर्वाइवल के लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी है? और अडेप्टेबिलिटी के वेरिएबिलिटी, और वेरिएबिलिटी के लिए जीन पूल का वाइड होना। अगर जीन पूल नैरो है तो उसके सर्वाइवल के चांस कम है, और जीन पूल वाइड है तो सर्वाइवल के चांस। फिर आपने एरिया स्पीशीज रिलेशनशिप पढ़ा था कि एरिया एक्सप्लोर करने के साथ साथ स्पीशीज रिचनेस। अब वो स्पीशीज रिचनेस बच्चे एक्सटर्नल लेवल पे है, अगर आप इंटरनल लेवल पे जाओ ना तो जीन पूल वाइड हो रहा है। एक्सटर्नल लेवल पे आप क्या बोल रहे हो? स्पीशीज रिचनेस। और आप जेनेटिक लेवल पे जाओ तो कौन वाइड हो रहा है? जीन पूल। कौन वाइड हो रहा है? और जीन पूल जितना वाइड होता जाएगा वहां पे सर्वाइबिलिटी उतनी। इज इट क्लियर? अच्छा, आप सारे बच्चे एक छोटा सा काम और करना यार। आप लोग क्वेश्चन जितने लगा सकते हो क्वेश्चन लगाते रहो, प्योर एनसीईआरटी बेस। कोई सोर्स नहीं चाहिए अलग से। सोर्स मैं खुद दूं। 2,500-3,000 क्वेश्चन चैनल पे ऑलरेडी पड़े हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस। ढूंढ लेना, मिल जाएगा। कुछ बच्चे तो हैं ऑलरेडी। नहीं, नाम बदल दिया, गजेंद्र अग्रवाल पर्सनल। वही बोला, हाँ उसी पे। उस पे और नए पेपर भी डाल दिए मैंने, है ना। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं उसमें 2,500। कोई अलग से बुक नहीं चाहिए, कोई बुक नहीं। वो पेपर वहां से हटा लो, उठा लो, मतलब हटा लो, मतलब, है ना। उनको करते जाओ। बट आपका पेपर नया बनेगा, ध्यान रखना। अब जो मेरे को जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि पेपर अपना कितना आसान होता है, कितना सिंपल होता है। एनसीईआरटी के अंदर है या नहीं है, बस बात इतनी सी करो। विद इन एनसीईआरटी है ना, तो बस वही चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना। इज द क्लियर? एक स्पेशल पॉइंट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज द म्यूटेशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज द म्यूटेशन, because it changed the gene pool. Next thing, mutation as well as migration. Mutation as well as migration both change the gene pool. But due to the mutation, new gene is introduced into the nature. Due to the mutation, तेरे पास तो है ना लास्ट ईयर के बना। But due to the mutation, new gene is introduced into the nature. ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत हो ना। इवोल्यूशन पढ़ोगे ना, वहां पे दोनों वर्ड मिलेगा, म्यूटेशन एज वेल एज माइग्रेशन। म्यूटेशन एज वेल एज, और आपको थोड़ा बहुत याद हो, थोड़ा बहुत याद है यार, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। म्यूटेशन एज वेल एज माइग्रेशन बोथ चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी। बोथ चेंज द जीन फ्रीक्वेंसी, दोनों चेंज करेंगे। लेकिन एक नंबर पे कौन आएगा? म्यूटेशन। एक नंबर पे कौन आएगा? म्यूटेशन। इज इट क्लियर? ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग, progeny that are formed by the sexual reproduction. Progeny that are formed by the sexual reproduction, that are neither identical to their parent
not to each other. हम क्लास में या जितने भी मेंबर बैठे हैं, क्या मैं कह दूं हम सब ऑफस्प्रिंग है? क्या हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है या नहीं है? तो हम सब क्या है? बट हम सब सिबलिंग्स नहीं है। हम सब ऑफस्प्रिंग है या नहीं है? तो क्या हम सब आइडेंटिकल है या नहीं है? नाइदर टू ईच अदर, नॉट टू द पेरेंट। नाइदर टू, नॉट टू द, क्या हम सब ऑफस्प्रिंग तो है या नहीं है ना? अब वो ऑफस्प्रिंग जो सेम पेरेंट से आती है वो क्या कहलाएंगी? या फिर अब इन दोनों में अंतर क्या होगा? अगर वो सेम टाइम पर आई है, सेम रिप्रोडक्शन साइकिल में आई है, तो क्या कहलाएंगी? सिबलिंग। और अगर, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया। अगर वो डिफरेंट टाइम पर है तो क्या कहलाएंगी? सेम टाइम पर है तो। क्या सारे सिबलिंग ऑफस्प्रिंग है? लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग, हम सब ऑफस्प्रिंग तो है या नहीं है? बट हम सब सिबलिंग। केवल वो ऑफस्प्रिंग सिबलिंग्स कहलाएंगे जो सेम पेरेंट से आएंगे। मतलब आप और आपका रियल ब्रदर क्या कहलाएगी? सिबलिंग। हम सब सिबलिंग है या हम सब ऑफस्प्रिंग है? पर हम सब सिबलिंग। सिबलिंग में केवल कौन आएगा? आप और आपका रियल ब्रदर एट द डिफरेंट रिप्रोडक्शन साइकिल। अगर सेम साइकिल में आ गया तो वो क्या कहलाएगा? और डिफरेंट में है तो। अब ह्यूमन में ना सिबलिंग्स तो कॉमन होते हैं या नहीं होते? बट ट्विंस नहीं होते, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। अब बाकी बात करें, बाकी कुत्ता बिल्ली, इनमें क्या हम दो हमारे गिनते रहो? अबे है नहीं है। एक बार में डजन, इंडिया में तो एक बार में एक, कभी कभार चाइनीज माला तो छह। हाँ हाँ, चाइना में छह बच्चे एक साथ। पर चाइनीज माला वारंटी गारंटी कुछ नहीं है, चले तो चले, नहीं तो नहीं। आजकल तो भरोसा आ गया कोविड के बाद कि ड्यूरेबिलिटी है थोड़ी सी, है क्या नहीं है? तेरे को चाहिए 2 साल, तो फिर उसके 2 साल की चाहत है, पड़ी रहने दे। है? क्या सारे सिबलिंग ऑफस्प्रिंग है? लेकिन सारे ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों अगली बात, कजन सिबलिंग में नहीं आते। कजन पेडिग्री सिबलिंग पे लगती है, कजन पे नहीं। क्यों? कजन की बात को, चाचा का बेटा ठीक है, चाचा है, लेकिन चाची तो थर्ड पार्टी है। क्या वास्तव में आपके चाचा का बेटा आपके जैसा होगा जरूरी है क्या? क्यों? चाची तो थर्ड पार्टी थी, पता नहीं कहां अफ्रीकन हो, क्या पता। चॉइस अपनी अपनी। अब मामा और मामी, यार मामा तो ठीक है, मामी तो अलग पार्टी होगी। अच्छा, बुआ के साथ फूफड़, वो तो नाम ही ऐसे है। फूफा, ना कुछ करूं ना कुछ छोड़ दूं। तो ध्यान रखना, पेडिग्री किस पे लगती है, सिबलिंग या कजन? कजन पे नहीं लगती, कजन पे। और सिबलिंग कौन है? रियल ब्रदर एंड सिस्टर। सिबलिंग कौन है? यहां कजन का कंसर्न लिखेंगे, सिबलिंग। सिबलिंग। प्रोजेनी formed by the same parent at the different time. Progeny formed by the same parent at the different time or different reproductive cycle. Example, real brother and sister. Real brother and sister. Next line. All the siblings are the offspring. All the siblings are the offspring, but all the offspring are not sibling. All the siblings are the offspring,
but all the offspring are not sibling. हाँ बच्चों, ये लाइन क्लियर है? क्लास में जितने भी मेंबर बैठे हैं इन सबको मैं सिबलिंग्स कह सकता हूं, नहीं कह सकता? मैं सबको ऑफस्प्रिंग तो, पर सब सिबलिंग? हाँ, हो सकता है क्लास में कुछ सिबलिंग भी हो। है कोई सिबलिंग? रियल ब्रदर, रियल सिस्टर? कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब बताओ ट्विंस में क्या अंतर आ जाएगा? वो लाइन मॉडिफाई कर लो। प्रोजेनी फॉर्म बाय द सेम पेरेंट एट द, लिख लो, ट्विंस प्रोजेनी फॉर्म बाय द सेम पेरेंट at the same time. Progeny formed by the same parent at the same time or same reproductive cycle. हला, अब सारे जानते हो ट्विंस में भी मोनोजाइगोटिक और ट्विंस में भी मोनोजाइगोटिक ट्विंस जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे या नहीं होंगे? बट फिनोटिपिकली आइडेंटिकल हो, ये जरूरी नहीं है। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, नहीं होंगे? क्यों आइडेंटिकल होंगे? कि स्पर्म था, स्पर्म किससे फ्यूज हुआ? ओवा। स्पर्म ने ओवा से फ्यूज होकर क्या बनाया? जाइगोट। जाइगोट कितनी सेल है? इस जाइगोट में पहला डिवीजन हुआ, कितनी सेल बन गई? ये डिवीजन कौन सा है? तो क्या ये दोनों सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल है? अब ये दोनों सेल अलग हो गई, दोनों सेल अलग होगी। इससे बन गया रामलाल, इससे बन गया श्यामलाल। बन गया? क्या रामलाल और श्यामलाल दोनों का डीएनए एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? लेकिन क्या इनका फिनोटाइप एग्जैक्टली सेम होगा? जरूरी है? जीनोटाइप सेम होने के बाद भी फिनोटाइप सेम हो, ये जरूरी नहीं है। एनवायरमेंट का रोल है। हमेशा दिमाग में रखना कि जीन का होना करेक्टर होने की गारंटी नहीं है। जीन का होना करेक्टर होने की बहुत कॉमन से एग्जांपल है ना यार, जैसे दाढ़ी मूंछ होगा जीन, मेल में भी और फीमेल में भी। बट मेल में तो एक्सप्रेशन है और फीमेल में एक्सप्रेशन। जीन का होना करेक्टर की गारंटी, लेकिन करेक्टर का होना जीन की गारंटी। जीन से करेक्टर कब आएगा? जब जीन का एक्सप्रेशन होगा। क्या इन दोनों के अंदर जीन एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं है? बट द फिनोटाइप एग्जैक्टली सेम हो, जरूरी? क्यों? एनवायरमेंट का रोल है। किसका रोल है? हिंदी मूवी की बात नहीं करेंगे, वो बात कर लेते हैं ओरिजिनल होने की, बिल्कुल सेम होने की। रियल लाइफ में क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? अगर आप मोनोजेट ट्विंस को देखो ना, बेसिकली सिमिलर है, बट वो एग्जैक्टली सिमिलर, वो भी दोनों की हाइट है, स्किन कलर है, एटीट्यूड है, जेस्चर है, क्या एग्जैक्टली सेम हो जरूरी है? और अगर आपने बच्चों देखो ना मोनोजेट ट्विंस में, एक राइट हैंडेड होता है तो एक लेफ्ट हैंडेड होता है। कॉमन सी चीज है ये। एक राइट हैंडेड होगा तो एक बॉडी क्रॉस कनेक्शन में काम करती है। बॉडी क्रॉस कनेक्शन में काम करती है। एक राइट हैंडेड होगा तो कन्फर्मेटली दूसरा लेफ्ट हैंडेड होगा, बशर्ते उसकी मम्मी ने बचपन में काम नहीं किया और लेफ्ट हैंड मान दी हो तो राइट हैंड यूज करने लग गए। ये हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है कि अगर आप किसी का आपने देखो राइट हैंड खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो लेफ्ट हैंडेड बन चुका है। अगर प्रैक्टिस करे तो क्या हम भी आराम से लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? वो हमारा प्रैक्टिस पार्ट है। जेनेटिकली तो राइट हैंडेड है, जेनेटिकली वो जेनेटिकली राइट हैंडेड आर डोमिनेंट ओवर द लेफ्ट हैंडेड। जेनेटिकली राइट हैंडेड आर डोमिनेंट ओवर द, लेकिन जिसका राइट हैंड खराब हो गया, काम कट गया, काम करना बंद कर चुका है, क्या अपने प्रैक्टिस पार्ट से लेफ्ट हैंड से भी लिखते कर सकते हैं? अरे और भी कई केस है, पैरों से लिखते हैं। लेकिन वो जेनेटिकल फीचर है या उसका प्रैक्टिस पार्ट है? वो जेनेटिकल फीचर नहीं है, मतलब उसका इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इज इट क्लियर? ट्विंस में बी मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। Monozygotic twins are genetically identical. Monozygotic twins are genetically identical, but phenotypically differ.
अब जो फिनोटाइपली डिफर होंगे ना, इनमें वास्ट चेंज नहीं आएंगे, स्लाइड चेंज होंगे, बहुत बड़े चेंज आएंगे स्लाइड। लेकिन डाइजाइगोटिक क्या कभी सेम दिखाई देंगे? इनमें वास्ट चेंज आएंगे, वास्ट चेंज आएंगे। मोनोजाइगोटिक में माइनर चेंज दिखेंगे, बट डाइजाइगोटिक में वास्ट चेंज दिखेंगे। मतलब आप तो ये कह लो कि डाइजाइगोटिक तो रियल ब्रदर और सिस्टर की तरह दिखाई देंगे, जैसे आपका रियल ब्रदर होता है सिबलिंग, वो तो सिबलिंग की तरह दिखेंगे। आप डाइजाइगोटिक को देखकर बता नहीं सकते ट्विंस है, मोनोजाइगोटिक देखकर फिर भी आइडिया लगा सकते हो ट्विंस है, लगा सकते हो, बट डाइजाइगोटिक से आइडिया नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इज इट क्लियर? अब एक वर्ड आएगा एनसीईआरटी में बार बार, क्लोन। क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल। आप फिनोटाइपिकली बात ही मत करो यार, फिनोटाइपिकली बात ही मत करो, क्यों? फिनोटाइप आते ही एनवायरमेंट का रोल आ जाता है। फिनोटाइप किसका रोल आता है? तो हु आर द क्लोन दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल? लिख लो, क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, बोर्ड पर, केवल समझना बोर्ड पर। हम जेनेटिक्स में जिन करेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो सारे के सारे करेक्टर हमारे क्या होते हैं? जेनेटिकल करेक्टर। बोर्ड पर देखना सब बच्चों को, कौन से करेक्टर होते हैं वो? जेनेटिकल करेक्टर क्या होते हैं? दैट आर कंट्रोल्ड बाय द जीन। हम हेरिडिटी में जो करेक्टर स्टडी करते हैं, वो करेक्टर क्या है? हमारे जेनेटिकल करेक्टर है या एक्वायर्ड करेक्टर है? कौन से करेक्टर की बात करेंगे? अब हेरिडिटी के ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर, तो ट्रांसमिशन किसका होगा? जेनेटिकल का या एक्वायर्ड का? एक्वायर्ड का ट्रांसमिशन नहीं होता, एक्वायर्ड का ट्रांसमिशन नहीं होता। इसका मतलब एक्वायर्ड करेक्टर का इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम किन की बात करेंगे? जेनेटिकल की या एक्वायर्ड की? और जेनेटिकल करेक्टर कौन होता है, जिसे कौन कंट्रोल करता है? और जीन सारे बच्चे जानते हो, जीन क्या है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ। अब क्या इस करेक्टर के लिए जीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आपको ये करेक्टर दिखाई दे रहा है, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में दाढ़ी मूछें दिखाई दे रही है, तो क्या हम श्योर हैं कि दाढ़ी मूछों का जीन है? क्या हम ये श्योर है वो जीन अपना एक्सप्रेशन कर रहे हैं? क्या हम ये श्योर है कि उसको एनवायरमेंटल सपोर्ट मिल रही है? लेकिन जीन का होना करेक्टर की गारंटी। ये जीन तो बचपन में भी था, लेकिन तो दाढ़ी मूछें और पिबड़ी के बाद दाढ़ी मूछें आ गई या नहीं आई? करेक्टर का होना जीन की गारंटी है, लेकिन जीन का होना करेक्टर की गारंटी। जीन के कारण करेक्टर कब आएगा? यहां तीन कंडीशन होती है जब किसी करेक्टर की बात करते हो। दिस जीन मस्ट बी प्रेजेंट, दिस जीन मस्ट बी। दूसरा, इट मस्ट बी एक्सप्रेस, इट मस्ट बी एक्सप्रेस। और तीसरा, इसको एनवायरमेंटल सपोर्ट। अब ये एनवायरमेंटल हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल हमारा इंटरनल भी हो सकता है। उसी दाढ़ी मूंछों के जीन को लेकर बात करते हैं, दाढ़ी मूंछों का जीन फीमेल में भी है या नहीं है? लेकिन एक्सप्रेशन है या नहीं है? क्यों नहीं एक्सप्रेशन? एनवायरमेंटल सपोर्ट। वो सपोर्ट क्या है? हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। हो सकता है कुछ फीमेल में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, और कुछ में हो सकता है बाहर से दे। इट में बी द इंटरनल और इट में बी द, अगर उसको वो एनवायरमेंटल सपोर्ट मिल गया तो जीन का एक्सप्रेशन, तो करेक्टर भी। अगर कोई करेक्टर आ रहा है तो क्लियर कट है कि उस करेक्टर का जीन है, उसका एक्सप्रेशन है, और एनवायरमेंटल सपोर्ट मिल रहा है। एनवायरमेंटल सपोर्ट यहां तक क्लियर है? अब ये हमारा कोई एक क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पर यहां पर ये कोई एक जीन है। क्या है? कोई एक, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर बच्चे, बोर्ड पर वो जीन किसी एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। वो करेक्टर क्या है? हमारा कलर। इज इट क्लियर?
आपको हिंट देता हूं, करेक्टर, ट्रेट, जीन, एलिल, चारों चल रहे हैं। इस जीन के एक्सप्रेशन के कारण जो भी बॉडी में डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आएगी वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कलर, सॉरी करेक्टर। क्या कहलाएगी वो? करेक्टर। मतलब करेक्टर क्या होते हैं? दैट आर प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। इज इट क्लियर? यहां पर हमारा करेक्टर कौन है? कलर। यहां तक क्लियर है? अब इस जीन की मैं बात जब कर रहा हूं ना, तो इस जीन की ना एक वाइल्ड फॉर्म है, वो वाइल्ड फॉर्म है आर। कौन है ये आर? जो है आर एक पिगमेंट बना रहा है, वो पिगमेंट कैसा कलर दे रहा है? रेड। तो इसका मतलब यहां ये जो कलर है, इस कलर की कितनी फॉर्म है? कौन कौन सी? तो जो मैंने बताई है उसी की बात करेंगे ना। कितनी फॉर्म है? वो फॉर्म कौन है? वेरी गुड। इस जीन की कितनी फॉर्म है? जो मैंने बताई उसी की बात करनी है। कितनी फॉर्म है? वो फॉर्म कौन सी है ना? जीन की फॉर्म आर, कलर की फॉर्म जीन की फॉर्म। ये जीन की फॉर्म है, ये कलर की फॉर्म है। और ये किसकी फॉर्म है? और ये कलर की फॉर्म कहलाएगी ट्रेट। क्या कहलाएगी? और जीन की फॉर्म, कलर की फॉर्म और जीन की फॉर्म। हर एक पॉपुलेशन में, हर एक पॉपुलेशन में, हर एक करेक्टर के लिए एक फॉर्म नेचुरल होती है। हर एक जीन की एक फॉर्म नेचुरल होती है। वो क्या कहलाता है? वाइल्ड। वाइल्ड बोले तो ओरिजिनल। वाइल्ड बोले तो इसका मतलब क्या मैं कह दूं, ये जो रेड कलर है ओरिजिनल कलर है। ये जो आर है ये ओरिजिनल जीन है। जो आर है वो, अब इसमें एक म्यूटेशन हुआ। हाँ बच्चे, क्या हुआ? म्यूटेशन से बना R1। क्या बना? R1 ने कलर दिया ब्राउन। कैसा कलर दिया? तो बताओ अब कलर यहां कितनी फॉर्म में आ गया? कौन कौन सा? तो ये दो फॉर्म क्या कहलाएगी? ट्रेट। जीन कितनी फॉर्म में आ गया? कौन कौन सा? तो ये आर और R1 क्या कहलाएंगे? एलिल। क्या कहलाएंगे? फॉर्म ऑफ द जीन आर कोड, फॉर्म ऑफ द करेक्टर कोड, फॉर्म ऑफ द जीन आर कोड, फॉर्म ऑफ द करेक्टर कोड। एनी डाउट? फिर एक म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से बना R2। क्या बना? R2 ने कैसा कलर दिया? अब बताओ ये जो आपका कलर है, अब कलर कितनी फॉर्म में है? वो तीन फॉर्म कौन कौन सी है? तो अब यहां कलर में कितने ट्रेड आ गए? कौन कौन से आ गए? जीन की कितनी फॉर्म होगी? वो तीन फॉर्म कौन कौन सी होगी? एनी डाउट? फिर से एक म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन से बन गया स्मॉल आर। क्या बन गया? स्मॉल आर ने कैसा कलर दिया? तो बताओ कलर कितनी फॉर्म में है? वो चार फॉर्म कौन कौन सी है? तो ये चारों फॉर्म क्या कहलाएंगी? जीन कितनी फॉर्म में है? वो चार फॉर्म कौन कौन सी है? ये चारों फॉर्म क्या कहलाएंगी? फॉर्म ऑफ द करेक्टर कोड, फॉर्म ऑफ द जीनर कोड, फॉर्म ऑफ द करेक्टर कोड, फॉर्म ऑफ द जीनर कोड। एनी डाउट? म्यूटेशन होते गए। हेलो, म्यूटेशन। तो जीन की नई नई फॉर्म तैयार हो ना? तो जीन पूल नैरो होता गया, वाइड होता गया। वाइड होने के साथ साथ उसमें वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी तो सर्वाइबिलिटी। करेक्टर की फॉर्म को क्या कहेंगे? जीन की फॉर्म को। हर एक ट्रेट में क्या एक ट्रेट ओरिजिनल होगा? बाकी सारे ओरिजिनल है या म्यूटेशन के कारण बने? हर एक जीन की एक फॉर्म क्या होगी? बाकी सारी क्या होगी? म्यूटेटेड। कहीं मॉडिफाइड वर्ड मिलेगा तो कहीं मिलेगा आपको म्यूटेटेड। मॉडिफाई इज द ओरिजिनल और म्यूटेटेड। अनमॉडिफाइड इज द, अनमॉडिफाइड इज द, क्या हर एक करेक्टर में एक ट्रेट ओरिजिनल होता है क्या? बाकी सब ओरिजिनल है या म्यूटेटेड है? क्या हर एक जीन की एक फॉर्म ओरिजिनल होती है क्या? बाकी सब ओरिजिनल है, म्यूटेटेड है? यहां पर कलर कितनी फॉर्म में है? कितनी फॉर्म में है? कोई डाउट? सब मैं लिखूंगा, समझ। इन चारों फॉर्म में से आपको एक इंडिविजुअल में कोई एक फॉर्म मिलेगी। डन। ये चारों फॉर्म
मेरे को इंडिविजुअल में मिलेगी या पॉपुलेशन में? अगर मैं एक इंडिविजुअल लूंगा तो या तो वो रेड होगा या येलो होगा, ब्राउन होगा या कोई एक होगा, कोई। तो चारों फॉर्म अगर स्टडी करनी है तो मेरे को इंडिविजुअल चाहिए या पॉपुलेशन? अब बच्चों यहां हल्का सा एनसीईआरटी कंफ्यूज कर दिया। एनसीईआरटी करेक्टर को और ट्रेट को कई बार सिनोनिमिकली यूज कर लेती है। अभी रुक मेरी जान, इंडिविजुअल लेवल पर है ना, मैं सिनोनिमिकली ले सकता हूं। हेलो, इंडिविजुअल लेवल पे सिनोनिम हो सकता है, बट पॉपुलेशन लेवल पे नहीं हो सकता। अब जैसे इस पूरी क्लास में ना मेरे पास चार तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप, किसी एक इंडिविजुअल में कोई एक ही होगा। तो मैं कह सकता हूं उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप। तो मेरे पास करेक्टर के साथ साथ ट्रेड का भी रिफ्लेक्शन आ गया। क्या मैं को पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप ओ है? नहीं, पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप सभी के पास है या नहीं है, बट ट्रेड सभी का सेम है कि वेरी करेगा। तो अगर मेरे को सारे ट्रेड स्टडी करने हैं तो इंडिविजुअल चाहिए या पॉपुलेशन? एक इंडिविजुअल लेकर मैं एक ही ट्रेड स्टडी कर पाऊंगा, और अगर पॉपुलेशन को लू तो मैं, यहां पर करेक्टर में कितने ट्रेड हैं? तैयार हो सारे? क्वेश्चन, हाउ मेनी करेक्टर वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल? हाउ मेनी ट्रेड? इसका मतलब मेंडल ने केवल वो करेक्टर सेलेक्ट किया जिनमें, अगर कहीं दो से ज्यादा ट्रेड थे तो मेंडल ने सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया? क्या पी प्लांट में किसी करेक्टर में दो से ज्यादा ट्रेड नहीं है, बट मेंडल ने उसको सेलेक्ट नहीं किया? हाउ मेनी करेक्टर वर सेलेक्टेड बाय द मेंडल? हाउ मेनी ट्रेड? अब 2020 में क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी करेक्टर वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट? आंसर में 7 भी था, आंसर में 14 भी था। उसने आपको ट्रेड का नहीं पूछा, ट्रेड तो आपने खुद ने दिमाग में बिठा लिया। उसने ट्रेड का पूछा, करेक्टर का पूछा कि हाउ मेनी करेक्टर वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। वो तो सिंपली पूछ रहे ऐसे कितने करेक्टर थे जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। अगर वो पूछता हाउ मेनी ट्रेड वर सिलेक्टेड बाय द मेंडल, तो मेंडल ने केवल उन्हीं करेक्टर का सिलेक्शन किया जिनमें अगर कहीं दो से ज्यादा ट्रेड थे तो मेंडल ने सेलेक्ट किया या मेंडल ने रिजेक्ट किया? तो मेंडलियन सिलेक्टर करेक्टर हैव ओनली टू ट्रेड, हैव ओनली। लेकिन क्या वास्तव में ये होता है क्या हर एक करेक्टर में दो ही ट्रेड होते हैं क्या? अब हमारी बात करो, दो ही ट्रेड है, ट्रेड की लंबी रेंज है। जैसे ब्लड ग्रुप में चार ट्रेड है, ब्लड ग्रुप में आई कलर है, हेयर कलर है, हमारी हाइट है, हमारा आईक्यू है, यहाँ दो ही ट्रेड है, ट्रेड की लंबी रेंज है, लंबी। लेकिन मेंडल ने जो भी करेक्टर सेलेक्ट किया, अगर कहीं दो से ज्यादा ट्रेड थे तो मेंडल ने सेलेक्ट किया, रिजेक्ट किया। तभी तो हम श्योरली कह सकते हैं कि मेंडल सेलेक्ट द हाउ मेनी करेक्टर, हाउ मेनी ट्रेड। इसका मतलब केवल वही करेक्टर जिनमें, इज इट क्लियर? पक्का? अब नोट कर लो कॉपी। ये लो, यहां बच्चे ने लिंक भी भेज दिया, http://t.me GA genetic join the sir telegram channel, very good। ओ मन चली, कहां चली? ज्यादातर पुराने बच्चे हमारे, वो तेरे साथ वाली का? ओए तू तो बदल गई, चेंज आ गया तेरे में। हाँ, गप्पू गप्पू होगी तू, है? और भी बहुत सारे चेहरे पुराने ही दिख रहे हैं मेरे को। ये बच्ची, ये रही, याद नहीं आ रही। एक वो बच्ची बैठी, बादशाह, मर्सी। ए लौंडे तो वैसे ही पुराने हैं। हैं? 10 साल?
ये हमारा वो आइटम है, खुद इसमें अल्फा चीवर में, मतलब कौन सा बैच चाहिए, मास्टर प्रो में, इसका बच्चा नर्चर में है। अब कम वक्त तो मेहनत करो, मेडिकल कॉलेज और नए खुल रहे हैं, मेडिकल सीटें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। क्या ई, एनवायरमेंटल सपोर्ट। यही बच्चों हमारे बायोटेक में काम आएगा। ध्यान से सुनना कि बायोटेक में क्या जीन को ट्रांसफर कर देना प्रोडक्ट बनने की गारंटी है क्या? तो ऑनलाइन आएगी कि जीन ट्रांसफर करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है, वो जीन अपना एक्सप्रेशन दे। क्योंकि मेरे को जीएमओ नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रोटीन चाहिए। आपको बैक्टीरिया चाहिए या बैक्टीरिया में इंसुलिन चाहिए? तो इंसुलिन का जीन ट्रांसफर कर देना इंसुलिन बनने की गारंटी नहीं है। आपके लिए बैक्टीरिया कब काम आएगा? जब उसमें इंसुलिन जीन का होना एक्सप्रेशन की गारंटी नहीं है। तो जीन मिलाने के बाद में अब टेक्निकल डिटेल पे काम होता है कि वो जीन अपना एक्सप्रेशन दे। और एनवायरमेंटल सपोर्ट कैसे काम करेगा, खूब डिटेल कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो मैं टॉपिक का नाम छेड़ सकता हूं, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन याद है, जेड वाई ए, जेड वाई ए का होना एंजाइम बनने की गारंटी। एंजाइम कब बनेगा? जब लैक्टोज होगा। लैक्टोज होगा तो ये जीन काम करेगा, लैक्टोज नहीं है तो जीन काम, तो जीन का होना इसके एक्सप्रेशन की गारंटी। जीन काम कब करेगा? जब उसको सपोर्ट मिलेगा तभी एक्सप्रेशन आएगा, वरना उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। डन। हमारे जाइगोट में एक बार बनने के बाद जितने जीन आने थे आ गए। नाउ द जीनोटाइप विल नेवर चेंज। फिनोटाइप चेंज रहेगा या फिनोटाइप कांस्टेंट रहेगा या चेंज आएगा? बट जीनोटाइप में चेंज। अपनी फोटो बचपन से मिला लो, क्या बदला आपका? जीनोटाइप है फिनोटाइप? यहां से 6 महीने के लिए केरला चलो, जीनोटाइप है फिनोटाइप? वापिस आ जाओ, कश्मीर चले जाओ, वापिस आ जाओ, कहीं में जाओ सर्दियों गर्मियों में, क्या चेंज होता है? जीनोटाइप है फिनोटाइप? जीनोटाइप विल नेवर चेंज। जीनोटाइप विल चेंज कौन होगा? जीनोटाइप है फिनोटाइप? ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। ड्यू टू द एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा तो जीन का एक्सप्रेशन चेंज होगा, सपोर्ट नहीं करेगा तो एक्सप्रेशन में चेंज। इज इट क्लियर? हेडिंग करेक्टर। करेक्टर any defining property, any defining property of an organism produced due to the expression of the gene. Any defining property of an organism produced due to the expression of the gene. Example: height, seed color, seed shape. Height, seed color, seed shape, blood group, eye color। हाँ बच्चों, ये सारे जेनेटिकल करेक्टर है या एक्वायर्ड करेक्टर है? इसका मतलब क्या ये हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएंगे नहीं जाएंगे? हमें ये मिले थे और हमसे ये आगे जाएंगे, बिकॉज दे आर द जेनेटिकल, दे आर द एक्वायर्ड। अगर कोई एक्वायर्ड करेक्टर है, ना तो हमें मिला था और ना वो हमसे आगे, वो हमसे आगे जाएगा या हमारे साथ जाएगा? वो हमसे आगे। इसका मतलब उसका इवोल्यूशनरी कोई रोल नहीं है। इज इट क्लियर? ट्रेट, different form of the character, different form of the character
और डिफरेंट डिटेक्टेबल वेरिएंट, डिफरेंट डिटेक्टेबल वेरिएंट ऑफ द करेक्टर। हाँ बच्चों, ट्रेड की बात समझ में कि वो करेक्टर जो है वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। जैसे कलर एक करेक्टर है, कलर क्या है, वो कलर कैसा दिखाई दे रहा है, वो क्या है उसका, वो कलर रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है। तो रेड व्हाइट ग्रीन येलो सब क्या है, ट्रेट है। करेक्टर तो मेरा कलर ही रहेगा, उस कलर का एक्सप्रेशन क्या है वो क्या कहलाएगा, ट्रेट। इज इट क्लियर? बनाए। हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लाइन, एन ऑर्गेनिज्म have a single trait of a character in order to study all trait of the character. In order to study all trait of the character, population is required. In order to study all trait of the character, population is required. In order to study all trait of the character, population is required. Clear है? Next thing, Mendel Mendel select only those character of pea plant having two contrasting trait. Mendel select only those character of pea plant having two contrasting trait. तो जब हम मेंडल की बात कर रहे हैं, मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया, पी प्लांट में कितने करेक्टर का सिलेक्शन किया और कितने ट्रेट का, ये आपको परेशान का ध्यान रखना। अगर आपसे करेक्टर के रिस्पेक्ट में पूछ रहे तो आंसर क्या आ जाएगा 7, और ट्रेड के रिस्पेक्ट में पूछ रहे तो 14। तो मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया था, पी। पी प्लांट में कितने करेक्टर का सिलेक्शन किया 7, और कितने ट्रेड का सिलेक्शन किया 14। क्लियर है? क्या हुआ, नोट करने दो बच्चों, चलेगा नहीं? हो गए? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म है जीन। जीन वर्ड वाज गिवन बाय जोहानसन। जीन वर्ड सबसे पहले किसने दिया, जोहानसन। मेंडल कॉल्ड इट एज फैक्टर। एनसीडी बच्चों फैक्टर बोलती है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है एलिमेंट, बट जो एनसीडी बोलती है वो मेरे लिए परम सत्य है। रियल ओरिजिनल वर्ड मेंडल का एलिमेंट था,
क्या था, बट एनसीईआरटी क्या बोलती है, तो आंसर क्या ठोकेगा, फैक्टर, किंतु परंतु है ही नहीं, है ना। एनसीईआरटी बच्चों फैक्टर बोलती है कि मेंडल टर्म्ड इट एज फैक्टर। नेक्स्ट थिंग, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो बचपन से पढ़ते आते हो भाई। इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस that transmit from one generation to the next generation through the gamete and control the character of the next generation। ये तो बच्चों ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट की, तो बोर्ड पर समझेंगे पहले। अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर आता हूं, तो मॉलिक्यूलर लेवल जीन क्या है, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या मैं डीएनए के किसी भी सेगमेंट को रैंडमली जीन कह सकता हूं, नहीं। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग मैसेज ऑफ द, तो ये सेगमेंट क्या बना रहा है, तो ये सेगमेंट मेरे लिए क्या है, यहां भी एक प्रोटीन बन रहा है, तो ये भी क्या है, यहां भी एक प्रोटीन बन रहा है, तो ये भी क्या है, क्या सारे डीएनए जीन है, लेकिन सारे जीन, सारे डीएनए लेकिन सारे जीन, क्या ये जीन है क्या, क्या है ये, क्या यहां पे ये डीएनए है क्या, बट ये जीन, तो क्या मैं किसी भी सेगमेंट को जीन कहूंगा, तो केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग मैसेज ऑफ द, केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग मैसेज ऑफ प्रोटीन ऑब्लिक करके पॉलीपेप्टाइड। केमिकली जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग मैसेज ऑफ प्रोटीन ऑब्लिक पॉलीपेप्टाइड। क्लासिकल में है या मॉलिक्यूलर में है, समझ गया, जल्दबाजी में ना। अभी बच्चों क्लासिकल जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं 1850 से 1900 के बीच। अब तू आगे भागेगा बेटा, मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। इस बच्चे का क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन वो आगे की स्टडी है, मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी है। अब तू मेरे से आगे क्वेश्चन पूछे प्रमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, भाड़ में गया, वो मैं बात ही नहीं छेड़ूंगा, अभी नहीं ना। क्लासिकल में जीन कौन है, जीन केवल वो सेगमेंट है जिसके पास प्रोटीन का मैसेज है। जब मॉलिक्यूलर में आएंगे तो जीन हैव द डाइवर्स डेफिनेशन, जीन हैव द डाइवर्स डेफिनेशन। अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना। समझ गए मेरी बात, जल्दबाजी मत करो, ओके। तो ये क्या था हमारा एक, जीन ने क्या बनाया, वर्क एज ए, वो एंजाइम को किस में बदल रहा है, और इस प्रोडक्ट के कारण क्या आ रहा है, करेक्ट, प्रोडक्ट के कारण क्या आ रहा है, यहां भी क्या है एक, वो जीन भी क्या बनाएगा, प्रोटीन। अब मैंने कहा ये जीन को मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम क्या दे दिया बी, इसको मैंने नाम क्या दे दिया सी। ये नाम हमने दे लिए अपनी सुविधा के लिए, कि ये जो जीन है, इस जीन को क्या कह दिया मैंने ए, इसको मैंने क्या कह दिया बी, इसको मैंने क्या कह दिया। जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में क्या बनता है, ब्लड एंटीजन, तो उसको बनाने वाले जीन को हमने क्या नाम दे दिया, आई, क्या नाम दे दिया, तो आई उसका एक प्रेजेंटेशन है, आई उसका एक। अब मैंने क्या किया कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने वाला जो जीन उसको मैंने क्या नाम दे दिया
आई मतलब आई किसको कंट्रोल करेगा? ब्लड ग्रुप। अब आई की जो फॉर्म है उनको मैं अलग अलग नाम देता जाऊंगा, आई ए, आई बी, आई ओ। तो ये आई ए, आई बी, आई ओ, ये क्या है? इस जीन की फॉर्म है, इस जीन की। और इन फॉर्म को क्या कहेंगे हम? एलेल्स। क्या कहेंगे हम? ये बना लो पहले। मतलब आपने किसी एक करेक्टर्स के लिए जीन को कोई एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, कोई एक अल्फाबेट यूज कर लिया, तो अब आप उसकी फॉर्म के लिए अल्फाबेट वही रखोगे या अल्फाबेट बदलोगे? अल्फाबेट वही रखोगे, उसकी फॉर्म बदलोगे। आपका अल्फाबेट बदलेगा या फॉर्म बदलेगी? आपका अल्फाबेट चेंज नहीं होगा। अब आपकी क्या चेंज होगी? उसकी फॉर्म। जैसे हमने क्या कहा था, आर, R1, R2 स्मॉलर। मेरा अल्फाबेट बदला तो उसकी फॉर्म बदली, अल्फाबेट कभी भी चेंज नहीं होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट से ना आपको नोट नहीं करेगा, आप बच्चों होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पहचान लोगे। बोर्ड पे देना। मैंने कहा यहां पे जीन है ए, यहां पे जीन है बी, तो बताओ ये दोनों होमोलोगस है या नहीं है? तुमने कैसे पहचान लिया? अलग अलग करेक्टर का जीन, इसका मतलब ये होमोलोगस। मैं करूं यहां है A1, अब आपका करेक्टर दो, उसकी फॉर्म बदल रही है, करेक्टर दो, इसका मतलब ये होमोलोगस। तो होमोलोगस क्या होंगे? हैविंग जीन ऑफ द सेम करेक्टर, नॉट द ट्रेट, जीन ऑफ सेम करेक्टर। ऑल द जीन आर द डीएनए, all the gene are the DNA, but all the DNA are not gene. All the gene are the DNA, but all the DNA are not gene. हाँ बच्चों क्लियर? अब बोर्ड पर वापिस। अब ये जो मैंने यहां पर आपको दिखाया, ये मेरे पास एक डीएनए है। कितना डीएनए? इस एक डीएनए पर एक जीन है या एक डीएनए पर बहुत सारे जीन है? बहुत सारे जीन। अब इस एक डीएनए ने पैक होकर बनाया एक क्रोमोजोम। हाँ बेटा, क्या बनाया? एक। तो एक क्रोमोजोम का मतलब एक डीएनए है ना, और एक डीएनए का मतलब एक जीन या हजारों जीन। तो इस एक क्रोमोजोम पर यहां पर कोई एक जीन है जिसे मैं क्या कह रहा हूं? ए। यहां कोई एक जीन है, इसे मैं क्या कह रहा हूं? बी। यहां कोई एक जीन है, इसे मैं क्या कह रहा हूं? सी। तो इस एक क्रोमोजोम पर यहां कौन सा जीन बैठा है? तो मैं क्या कह दूंगा, ये क्या है? ए जीन का लोकस है, या ये ए जीन का क्या है? लोकाई। लोकाई मतलब लोकेशन। लोकाई मतलब आप जहां बैठे हो वो आपकी लोकेशन है। आप जहां बैठे हो वो आपकी। तो क्रोमोजोम में जहां जीन बैठा वो क्या उसकी? जनरली ये लोकेशन फिक्स रहेगी या ये लोकेशन बदलेगी? बट कुछ जीन अपनी लोकेशन बदल लेते। उन जीन को क्या कहा जाता है? जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजोन। बायोटेक में ये लाइन है, जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजोन। जनरली लोकस फिक्स होता है या लोकस बदलता है? लेकिन कुछ जीन अपना लोकस, तो जो अपना लोकस बदल लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? या फिर ट्रांसपोजोन लिखेंगे। These genes are found at a fixed position of the chromosome. These genes are found at a fixed position of the chromosome called locus. These genes are found at a fixed position of the chromosome called locus.
मतलब ये किसका लोकस हो गया, ए का, ये किसका लोकस हो गया, ये किसका लोकस हो गया, ये बना दो। लोकस वर्ड बच्चों कहां से लिया, लोकेशन। आप जहां बैठे हो वो आपकी लोकेशन है, तो जीन जहां बैठा है वो उसकी लोकेशन। तो जनरली वो लोकेशन फिक्स होगी या लोकेशन बदलेगी। नेक्स्ट थिंग, जनरली लोकस ऑफ द जीन इज फिक्स। जनरली लोकस ऑफ द जीन इज फिक्स, but few genes are able to change their locus. Few genes are able to change their locus, called jumping gene or transposon, called jumping gene या फिर ट्रांसपोजोन। ये बायोटेक में आएगा। ट्रांसपोजोन को भी हम एज ए वेक्टर काम लाते हैं। बोर्ड पर देखो, अब ये जंपिंग जीन क्या है, यहां पर एक जीन था, इधर यहां पर एक जीन था, ये जीन यहां से हटा और यहां आकर जुड़ गया। मतलब इस जीन में यहां पर आकर जुड़ने की पावर है या नहीं है, जुड़ने की पावर। इसी पावर के कारण हम इसे एज ए वेक्टर काम ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस जीन के अंदर अपना एक डिजायर्ड जीन जोड़ देंगे, अपना और डिजायर्ड जीन जोड़कर होस्ट में भेज देंगे। तो क्या करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ जाकर तो हमारा डिजायर्ड जीन भी पहुंच जाएगा। तो दे यूज एज ए वेक्टर, यूज एज ए, डिस्कवर्ड बाय बारबारा मैक्लिंटॉक, डिस्कवर बाय बारबारा मैक्लिंटॉक, मैक्लिंटॉक इन मेज, बारबारा मैक्लिंटॉक इन मेज। बारबारा मैक्लिंटॉक को लेडी मेंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोबेल प्राइज विनर है ये, नोबेल प्राइज विनर, डिस्कवर्ड बाय बारबारा मैक्लिंटॉक इन मेज। ठीक है, चलो, थैंक यू। बेटा गेट खोल दे, थैंक यू। जाने तो अगले साल फिर आ जाएंगे। एलिल, स्टार्ट। एलिल, एलिल वर्ड किसने दिया था, बेटसन। स्टार्ट विथ स्टार्ट। एलिल वर्ड किसने दिया, बेटसन। एलिल का लिटरल मीनिंग होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर। हाँ बच्चों बोर्ड पर आओ। हम सभी ने अपनी लाइफ कितनी सेल से स्टार्ट की है, उस एक सेल का नाम क्या है, जाइगोट हैप्लोइड है या डिप्लोइड है। इस जाइगोट में कितने क्रोमोजोम है, ये जाइगोट किससे बना है, स्पर्म एंड द, स्पर्म क्या है और ओवा क्या है। एन में कितने क्रोमोजोम है, यहां भी कितने क्रोमोजोम है, तो जाइगोट क्या हो गया, डिप्लॉयड। कितने क्रोमोजोम है। अब इस जाइगोट में कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस से क्या हमारी बॉडी की सारी सेल बनी है, हमारी सारी सेल हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है, तो हमारी सारी सेल में कितने क्रोमोजोम है, एग्जैक्टली। क्या मैं कहता हूं 46 का मतलब 23 पेयर है, या मतलब हमारे हर एक पेयर में कितने क्रोमोजोम है,
दो। उन दो में से एक पैटर्नल है और दूसरा मैटरनल है। हमारे में क्रोमोसोम नंबर 1 कितनी बार है? 2 बार है। 2 नंबर, 3 नंबर, सारे के सारे क्रोमोसोम। और उनमें से एक तो क्या है? मैटरनल, और एक क्या है? अब ये यहां पर स्पर्म में एक क्रोमोसोम है, ओवा में एक क्रोमोसोम है। अगर इस स्पर्म में यहां पर हाइट का जीन है तो यहां पर भी किसका जीन है? इसका मतलब हमें हाइट के लिए कितने जीन मिले? उनमें से एक क्या है और दूसरा क्या है? वो दोनों जीन किसके हैं? तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? एलिल। क्या कहलाएंगे? बिलोंगिंग टू। मतलब एक ही करेक्टर्स की रेस्पेक्ट में या एक ही जीन की जितनी फॉर्म है वो सारी फॉर्म क्या कहलाएंगी? एलिल। उन सभी एलिल में से एक तो क्या होगा आपका? ओरिजिनल। और बाकी सब क्या होंगे? म्यूटेटेड। एक तो क्या होगा और बाकी क्या होंगे? एक तो क्या होगा, बाकी लिखेंगे। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन और ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ द जीन found on the same locus of homologous chromosome, found on the same locus of homologous chromosome. Next thing, these form are formed by the mutation. These form are formed by the mutation. अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो जीन की फॉर्म है, ये नई फॉर्म किसके कारण बन रही है? एग्जैक्टली। अब उल्टा चलेंगे, वो जो म्यूटेशन हुआ है उस म्यूटेशन ने जीन की फॉर्म बदली है या जीन का लोकस बदला है? लोकस तो नहीं बदला, लोकस तो अभी भी। एग्जैक्टली। तो अब आपके पूरे चैप्टर में एक ही चीज चलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। एलिल कौन होंगे जिनका लोकस सेम होगा? एलिल की जगह आप एक वर्ड यूज करो, एलिलिक जीन। क्या यूज करो? तो एलिलिक जीन कौन होंगे जिनका लोकस? तो आप बताओ, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए एलिलिक या नॉन एलिलिक? वेरी गुड। कैपिटल बी स्मॉल बी एलिलिक है। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो एलिलिक कौन होंगे? जो सेम क्रोमोजोम पर होंगे या सेम लोकस पर होंगे? अगर लोकस सेम है तो वो एलिलिक या नॉन एलिलिक। और अगर लोकस बदल गया तो वो, लोकस सेम है तो वो, लोकस बदल गया तो वो नई फॉर्म कौन सी प्रोसेस से बनी है? म्यूटेशन ने जीन की फॉर्म बदली है या उसका लोकस बदला है? लोकस तो, लोकस तो अभी भी। तो एलिलिक कौन होगा जिनका लोकस? इज इट क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन, हम हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? तो हमारे में एलिलिक फॉर्म कितनी हो सकती है? तो अगर ट्रिप्लोइड होते तो, टेट्राप्लोइड होते तो, मतलब इन जनरल एक जीन की कितनी एलिलिक फॉर्म हो सकती है? क्या दो से ज्यादा नहीं हो सकती? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो दो से ज्यादा फॉर्म है तो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। तैयार हो सारे? तो वो जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो क्या कहते हैं? दो या दो से ज्यादा? वेरी गुड। तो वो दो से ज्यादा फॉर्म इंडिविजुअल में है या पॉपुलेशन में है? वो इंडिविजुअल में, वो कहां है? एग्जैक्टली। मतलब ये जो मेरे पास सामने पॉपुलेशन बैठी है, इस पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का जो जीन है ना, इसकी 3 फॉर्म है, आई ए, आई बी। इन 3 में से मेरे में कितनी है, आप में कितनी है, तो पॉपुलेशन में कितनी है? तो ब्लड ग्रुप का जीन कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है?
वो 3 फॉर्म कहां है? इंडिविजुअल में कितनी है? गैमीड में कितनी है? सही जा रहा है बिल्कुल, गैमीड में, इंडिविजुअल में, तो वो तीनों फॉर्म कहां है? तो मल्टीपल एलिलिज्म इज द फीचर ऑफ, मल्टीपल एलिलिज्म इज द फीचर ऑफ, लगभग ये क्वेश्चन होगा सर। मल्टीपल एलिलिज्म किसका फीचर है? इज इट क्लियर? क्या सारे एलिल जीन है? बट सारे जीन, केवल वो जीन एलिलिक हैं जिनका लॉकस सेम है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ऑल द एलिल आर द जीन, all the allele are the gene, but all the gene are not allelic, but all the gene are not allelic, only those gene are allelic locus of which is same, only those gene are allelic locus of which is same। सीधी सी बात है भाई, कि सारे भाई लड़के हैं क्या? कोई भाई लड़की भी है? रे घोंचू, क्या सारे भाई लड़के हैं लेकिन सारे लड़के? क्या सारी बहन लड़की हैं लेकिन सारी लड़कियां? क्या सारे जीन एलिल हैं? जल्दी बोलो। क्या सारे एलिल जीन है लेकिन सारे जीन? क्या सारे डीएनए जीन है लेकिन सारे जीन, सारे जीन, सारे डीएनए जीन, सारे एलिल, बट सारे जीन? तो फिर देखना पड़ेगा किसको एलिलिक कहें और किसको एलिलिक। एक वर्ड में खत्म करेंगे, एलिलिक कौन होगा? अगर सेम लोकस है तो एलिलिक, नॉन एलिलिक, और अगर लोकस बदल गया तो यहीं से दो इंटरेक्शन आएंगी, एलिलिक एंड द, एलिलिक मतलब सेम लोकस, नॉन एलिलिक मतलब लोकस चेंज। म्यूटेशन ने क्या बदला? फॉर्म बदली या लोकस बदला? लोकस तो अभी भी डन। संभल के रहना, लास्ट लाइन बस। हमारे में इस पॉपुलेशन में एक करेक्टर के लिए, मेरे में पॉपुलेशन में, मेरे में एक करेक्टर के लिए ट्रेड कितना है? ट्रेड कितना है? एक ही है। बट उस ट्रेड के लिए जीन की फॉर्म कितनी है? दो है। ट्रेड कितना है बट उसके लिए फॉर्म कितनी है? उनमें से एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है। गैमीड में कितनी फॉर्म है? इंडिविजुअल में तो भी सारी फॉर्म पॉपुलेशन, वो सारी फॉर्म। एलिलिक जीन है ही कौन? बस। कब? जब आप ट्रिप्लोइड होंगे। डिप्लोइड में कितने होंगे? दो। ठीक है, बस। बाकी कल उससे बच्चों पेपर ले लेना सारे, ठीक है ना?